हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 13 का क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका रेडियो न्यूक्लियोइड कार्बन 11 का क्षय निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। तो रेडियो न्यूक्लियोइड कार्बन 11 है जिसका क्षय समीकरण दिया गया है 6C11। यह टूट रहा है 5B11 प्लस ई प्लस प्लस न्यू। पॉजिट्रॉन निकल रहा है और एक न्यूट्रिनो निकल रहा है जिसकी अर्ध आयु दिया है 20.3 मिनट। उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 0.960 मिलियन न्यूटन वोल्ट है। द्रव्यमान के निम्नलिखित मान दिए गए हैं। तो कार्बन के परमाणु का वजन दिया है, मास ऑफ कार्बन 6C11 का 11.0113434 U और बोरान 6B11 परमाणु का मास दिया हुआ है 11.009305 U। क्यू मान की गणना कीजिए, आपको क्यू मान ज्ञात करना है और उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा के मान से इसकी तुलना कीजिए। तो जो पॉजिट्रॉन निकला है उसके अधिकतम ऊर्जा के मान से क्यू मान की तुलना करना है। तो ध्यान दें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परमाणु का वजन दिया हुआ है, कार्बन के परमाणु का वजन दिया है। तो हमें नाभिक के वजन निकालना होगा। तो नाभिक के वजन निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से माइनस करना होगा। तो यह जो वजन दिया गया है कार्बन का, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन के वजन को माइनस करना होगा और बोरान का जो वजन दिया है इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन का जो है माइनस करना होगा। ठीक है, तो बोरान का जो है आपका वह है 5B11। ठीक है, तो यहाँ पे 5B11 होगा तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा। ठीक है, जो बन रहा है 5B11 का वजन है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को, और Q का मान निकाला जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर का 13वां क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा। समीकरण जो है वह दिया हुआ है आपका 6C11। यह चेंज हो रहा है 5B11 में इसमें चेंज हो रहा है और इसके साथ एक पॉजिट्रॉन बन रहा है और एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। इसके लिए अर्ध आयु का मान भी दिया हुआ है। अर्ध आयु T12 बराबर 20.3 मिनट। ठीक है, यह वैल्यू दी हुई है। बाकी जो है परमाणु का वजन, कार्बन के परमाणु का वजन, बोरान के परमाणु का वजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें Q का मान ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? Q की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान क्षति निकालने, डेल्टा M, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M निकालते हैं। इसको पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा M। ठीक है, तो डेल्टा M क्या होगा? तो मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान, किसके नाभिक का? 6C11 नाभिक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब माइनस नाभिक का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूक्लियस किसका? बोरान का, 5B11 का। ठीक है, और प्लस ME। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस ME। ठीक है, यह जो पॉजिट्रॉन है उसका वजन, और किसका वजन? 5B का वजन। ठीक है, इसको माइनस करना है किसमें से? कार्बन के वजन से। ये 6C11 है, इसका जो नाभिक का वजन होगा उसमें से माइनस करना है बोरान के नाभिक के वजन का और प्लस इलेक्ट्रॉन के नाभिक के वजन का, मतलब पॉजिट्रॉन के वजन को ऐड करके
हम माइनस करेंगे। तो जो क्वेश्चन में है वह नाभिक का वजन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में परमाणु का वजन दिया है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का वजन कम करना होगा जिससे नाभिक का वजन हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका डेल्टा एम बराबर, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, ठीक है, परमाणु का वजन दिया है, तो नाभिक का वजन निकालने के लिए 6 से 11 में से 6 इलेक्ट्रॉन के वजन को माइनस करना होगा। 6 इलेक्ट्रॉन का वजन माइनस कर देंगे तो नाभिक का वजन निकल जाएगा। क्यों माइनस कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं कि हमें परमाणु का वजन दिया गया है, परमाणु का वजन दिया गया है, हमें नाभिक का वजन चाहिए, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन के वजन को माइनस करके नाभिक के वजन को पता करना है। तो 5b11 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आपका हो जाएगा माइनस ME, माइनस ME, ठीक है। अब जो है इसको आगे सॉल्व किया जाए। वजन को रखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें यह हो जाएगा आपका मास ऑफ 6 से 11 कार्बन का वजन माइनस M मास ऑफ बोरान का वजन 5b11 बोरान का वजन और -2 ME, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वजन। यह हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया और 1 इलेक्ट्रॉन यह, तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो -2 ME हो गया आपका, -2 ME, ठीक है। यह आगे माइनस लगा हुआ था, ठीक है, आगे माइनस था इसलिए यह प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया है। यह माइनस आगे है इसलिए यह प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया है। जो डिफरेंस है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसमें 5 का, तो 5 को बैलेंस किया, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस माइनस में यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहाँ पे है, तो -2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यह आपके 6 से 11 का मास कितना है? तो क्वेश्चन के अनुसार 11.011 है, माइनस 5b11 का वजन कितना है? तो 11.009305 यह दिया हुआ है, और -2 ME इलेक्ट्रॉन का वजन 0.000 पॉजिट्रॉन का वजन 0.000548 यह हो गया। अब इसको जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.001033U, ठीक है, तो यह वैल्यू आपकी आएगी। अब जो है Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q बराबर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमको, कितने का? 931.5 का, 931.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। 931.5 का इसमें गुणा करेंगे जिससे आ जाएगा आपका 0.962 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह Q की वैल्यू हो गई, ठीक है। और प्रश्न में भी, ठीक है, प्रश्न में भी पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा दिया गया है, ठीक है। तो जो पॉजिट्रॉन है आपका E+, इसकी अधिकतम ऊर्जा दिया गया है E मैक्सिमम, जो कि है 0.960 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Q का मान आया है 0.962 मिलियन वोल्ट। इन दोनों की तुलना करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q का मान जो है उत्सर्जित
पॉजिट्रॉन की ऊर्जा के तुल्य है, लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, क्यों है? तो इसका कारण यह है कि डाटर नाभिक E+, ठीक है, डाटर नाभिक पॉजिट्रॉन प्लस और न्यूट्रिनो की तुलना में बहुत भारी है। डाटर नाभिक जो है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो की तुलना में भारी है, अतः इसकी गतिज ऊर्जा नगण्य है। ठीक है, इसीलिए Q और E+ की वैल्यू जो है सेम आई है, लगभग सेम आई। अब क्रिया की कुल गतिज ऊर्जा पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रिनो में बट जाती है। अब क्रिया की कुल गतिज ऊर्जा जो है वह पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिनो द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा जो है न्यूनतम है, जिसके कारण पॉजिट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से जो पॉजिट्रॉन की जो होगी एनर्जी वह Q एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है कि 10 नियान 23 का नाभिक, ठीक है, बीटा माइनस उत्सर्जन के साथ क्षयित होता है तथा बीटा क्षय के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, 10 नियान 23 का नाभिक बीटा उत्सर्जन के साथ क्षयित होता है। इस बीटा क्षय के लिए समीकरण लिखिए और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मास ऑफ 10 नियान 23 का दिया हुआ है वजन 22.994466 U और सोडियम का वजन दिया है 11 Na23 का 22.989770 U। ठीक है, तो आइए जो है नियान से एक बीटा उत्सर्जन किया जाए, समीकरण लिखा जाए और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना किया जाए। यह आपका क्वेश्चन नंबर है 14। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 को। हाँ, तो पहले समीकरण लिखा जाए। नियान है आपका, नियान, ठीक है, 10 नियान 23 है, इससे बीटा का क्षय हो रहा है। ठीक है, बीटा का क्षय हो रहा है इससे, तो चेंज हो रहा है 11 Na23 में, 11 Na23 बन रहा है। ठीक है, E, ठीक है, माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। क्षय किसका हुआ है? बीटा कण का क्षय हुआ है, बीटा कण का क्षय हुआ है। ठीक है, तो यह समीकरण होगा इसका। 10 Na23 चेंज होगा 11 Na23 में और एक बीटा कण निकलेंगे। ठीक है, और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। एक बीटा कण निकलेगा और एक क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, अब इसके लिए द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान में अंतर कितना हुआ है? तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर, ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नियान 10 नियान 23, ठीक है, और माइनस इसमें से न्यूक्लियस का वजन लेना है। क्वेश्चन में जो है परमाणु का वजन दिया है, तो न्यूक्लियस के वजन में इलेक्ट्रॉन, परमाणु के वजन में इलेक्ट्रॉन के वजन को माइनस कर देंगे, न्यूक्लियस का वजन निकल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो 10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा और माइनस मास ऑफ सोडियम, ठीक है, 11 Na23, ठीक है, यह हो गया आपका 11 Na23। इसमें से भी माइनस करना होगा 11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को और माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यह जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यह आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 10 नियान 23 मास ऑफ 10 नियान 23 और माइनस मास ऑफ 11 सोडियम 23।
ठीक है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का वजन है और यहाँ पे -11 इलेक्ट्रॉन का वजन है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो यह आपका प्लस हो जाएगा, यह आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका +11 ME है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है आपका माइनस आगे लगा हुआ है तो यह +ME हो जाएगा। तो +ME यह 11 में से माइनस होगा तो -10 ME होगा और यह 10 ME कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा M बराबर नियान का वजन और माइनस सोडियम का वजन। तो नियान का वजन रखेंगे तो नियान का वजन क्वेश्चन में दिया है 22.094466। हम माइनस सोडियम का वजन भी दिया हुआ है तो 22.0897770। तो इस तरह से इनके वजन को माइनस करके, नाभिक के वजन को माइनस करके डेल्टा M की वैल्यू निकलेगी जो वह होगी 0.004696 U। ठीक है, यह आएगा, यह डेल्टा M की वैल्यू है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा M में मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 का, जिससे यह चेंज हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो आएगा आपका 4.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q की वैल्यू निकल जाएगी 4.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि डॉक्टर नाभिक जो है, डॉक्टर नाभिक सोडियम इलेक्ट्रॉन की तुलना में अत्यंत भारी है, इसलिए जो है अधिकांश ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ही ले लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी वह 4.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो डॉक्टर नाभिक जो कि 11 सोडियम 23 है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी है, इसलिए अधिकांश ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ही ले लेता है। अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी वह 4.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया A-B एरो C-D का Q मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। Q बराबर Ma + Mb माइनस Mc ± Md। ठीक है, Ma + Mb इधर वाला जो है AB का वजन Ma + Mb और माइनस Mc + Mc और माइनस Md। ठीक है, तो यहाँ माइनस करते हैं इसलिए दोनों माइनस हो जाएंगे I/c²। ये हो गया। जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है, दिए गए आंकड़े के आधार पर बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी। यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं 1H1 + 1H3 1H2 + 1H2। इसके लिए बताना है कि यह अभिक्रिया जो है ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी। दूसरा जो अभिक्रिया है 6C12 + 6C12 बन रहा है 10 Ne20 + 2He4। ठीक है, इसके लिए कुछ वजन दिए गए हैं, जैसे 1H2 का द्रव्यमान दिया है, 1H3 का C6। ठीक है, 6C12 का वजन है और 10 Ne20 का वजन है। इस दिए गए मास के आधार पर आपको यह बताना है कि समीकरण 1 और 2 अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी हैं या ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग इसका Q का मान निकालते हैं। तो Q का मान यदि ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। Q का मान अगर धनात्मक आता है तो अभिक्रिया जो है ऊष्मा छेपी होगी। तो Q का मान निकालते हैं दोनों समीकरण के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया जो पहला समीकरण है आपका, पहला समीकरण दिया गया है 1H1 + 1H3। ठीक है, 1H1 + 1H3 बन रहा है आपका
1H2 प्लस 1H2, ठीक है, 1H2 प्लस 1H2 और प्लस Q, ठीक है। यह आपका पहला समीकरण है। इसके लिए Q का मान हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो Q का मान निकालते हैं। तो द्रव्यमान पहले निकालते हैं, लेफ्ट साइड का राइट साइड का। तो पहले जो है, ठीक है, बाएं तरफ का निकालते हैं, इसका द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। बाएं पक्ष का द्रव्यमान, बाएं पक्ष का द्रव्यमान। फिर हम लोग निकालेंगे दाएं पक्ष का द्रव्यमान, दाएं पक्ष का द्रव्यमान। तो बाएं पक्ष का द्रव्यमान रखेंगे। यहाँ पे बाएं पक्ष पे है 1H1 और 1H3, तो मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 1H3। तो 1H1 का वजन जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको रखेंगे, प्लस 1H3 का वजन रखेंगे। तो यह दोनों ऐड करेंगे तो बाएं पक्ष का वजन यह आ जाएगा। उसी तरह से दाहिने पक्ष का वजन 1H2 और 1H2 है, तो दाएं पक्ष का वजन मास ऑफ 1H12 प्लस मास ऑफ 1H2, दोनों का वजन रखेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू यह हो जाएगी, ठीक। अब Q का मान निकालेंगे। तो Q बराबर जो है मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 1H3 माइनस मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H2, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं। तो मास ऑफ 1H1 जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में उसको रख दिए, प्लस मास ऑफ 1H3 की वैल्यू रख दिए, ठीक है, और माइनस, ठीक है। तो यह 1H2 दो बार है, तो माइनस 2 गुणे 1H2 की मास रख दिए। अब जो है इन दोनों को ऐड कर लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस में लिख दिए और इनटू 931 मिलिटन वोल्ट, ठीक है। अब जो है इसको माइनस करेंगे तो यह वैल्यू माइनस में आएगी और इससे 931.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू आएगी आपकी -4.031 मिलिटन वोल्ट। यह आंसर जो है Q का मान माइनस में आ रहा है, इसलिए अभिक्रिया जो होगी वह ऊष्मा शोषी होगी। अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा शोषी होगी। इसी तरह से ठीक दूसरे अभिक्रिया के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे Q का मान पॉजिटिव आएगा, Q का मान पॉजिटिव आएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों दूसरा जो समीकरण है वो है 6C12 प्लस 6C12 बन रहा है 10Ne20 प्लस 2He4, ठीक है। तो इसके लिए Q का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ कार्बन माइनस, ठीक है, मास ऑफ नियान और प्लस हीलियम, ठीक है। वैल्यू रखेंगे कार्बन का वजन प्लस कार्बन का वजन और माइनस नियान का वजन और प्लस हीलियम का वजन, ठीक। इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो यह हो जाएगा आपका 24.0000 और माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23.995042 होगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका Q का मान 0.004958 U, ठीक। अब इसको जो है चेंज करेंगे, U को हटाएंगे, मिलिटन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 0.004958 में 931 मिलिटन वोल्ट का गुणा करेंगे, जिससे आपका 4.616 मिलिटन वोल्ट आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q का मान जो है वो प्लस में आ रहा है, अर्थात अभिक्रिया जो होगी वो ऊष्मा क्षेपी होगी, ठीक है। तो Q का मान धनात्मक है, अर्थात अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, अतः अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा क्षेपी है, ठीक है। तो इससे पहले वाली अभिक्रिया जो ऊष्मा शोषी थी, क्योंकि Q का मान ऋणात्मक आ रहा था, यहाँ पे Q का मान पॉजिटिव आ रहा है, अतः अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, माना हम 26Fe56 नाभिक के दो समान अवयव 13Al28 में विखंडन पर विचार करें। क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह विखंडन संभव है? इस प्रक्रम का Q मान ज्ञात करके अपना तर्क प्रस्तुत करें। दिया है मास ऑफ आयरन 26Fe56 का मास दिया हुआ है 55.93494 U और एल्युमिनियम का वजन दिया है 13Al28 का
27.98191 U। ठीक है, तो आपको बताना है कि आयरन जो है, आयरन का नाभिक जो है वह दो समान अवयव एल्युमिनियम में विखंडित होगा कि नहीं, यह संभव है कि नहीं, क्यू के आधार पर आपको समझाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए डेल्टा एम की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एम बराबर, तो मास ऑफ आपका आयरन हो जाएगा 26 Fe56, ठीक है, और माइनस 2m 13 एल्युमिनियम 28, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है दो एल्युमिनियम के समान अवयव में टूट रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसको रखते हैं। तो मास दिया है 55.93494, यह दिया है वैल्यू। अब -2, ठीक है, एल्युमिनियम की भी वजन दिया है 27.98191 U। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -0288 U। ठीक है, यह वैल्यू आएगी। 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी डेल्टा एम का -0.0288 U। ठीक, अब इसको चेंज करते हैं क्यू में, तो यह हो गया -0.0288, ठीक है, 288 U को हटाते हैं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा आपका -26.81 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q की वैल्यू आ गई -26.81 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से स्पष्ट है कि आयरन के विखंडन के लिए 26.81 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाह्य ऊर्जा देनी होगी। ठीक है, बाह्य ऊर्जा देनी होगी। इसलिए आयरन का विखंडन जो है ऊर्जा के रूप में संभव नहीं है। और आयरन का विखंडन जो है ऊर्जा के रूप में संभव नहीं है, क्योंकि इसके विखंडन के लिए बाहर से ऊर्जा देनी होगी, क्योंकि Q का मान ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो आयरन के विखंडन के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी होगी, तभी आयरन का विखंडन संभव है। इसका विखंडन जो है ऊर्जा के रूप में संभव नहीं है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 94 प्लूटोनियम 239 के विखंडन गुण बहुत कुछ 92 यूरेनियम 235 से मिलते जुलते हैं। ठीक है, प्लूटोनियम का विखंडन गुण जो है बहुत कुछ यूरेनियम से मिलता जुलता है। प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 1 किलोग्राम शुद्ध प्लूटोनियम के सभी परमाणु विखंडित हो तो कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त होगी। तो आपको बताना है कि 1 किलोग्राम प्लूटोनियम के विखंडन पे कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होगा, यह अब आपको बताना है। प्लूटोनियम का विखंडन का गुण बहुत कुछ यूरेनियम के मिलता जुलता है, इस आधार पे आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, तो 1 ग्राम परमाणु, ठीक है, 1 ग्राम परमाणु, अथवा इसको हम कह सकते हैं 239, ठीक है, 239 ग्राम में 94 प्लूटोनियम 239 में परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, Na के बराबर होगी, जो कि 6.02 × 10 पे 23 परमाणु होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम परमाणु अथवा 239 ग्राम में 94 प्लूटोनियम में परमाणु की संख्या 6.02 × 10 पे 23 होगी।
इसलिए 1 किलोग्राम में कितना होगा, तो 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम में, ठीक है, 94 प्लूटोनियम 239 की संख्या क्या होगी, तो 6.02 × 10⁻23/239 × 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.52 × 10⁻24, 2.52 × 10⁻24 परमाणु, ठीक है। अब प्रश्न में दिया है कि प्रतिविखंडन, ठीक है, प्रतिविखंडन जो विमुक्त ऊर्जा है, जो रिलीज होने वाली ऊर्जा है प्रतिविखंडन, वह है 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कुल विमुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो कुल विमुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2.52 × 10⁻24 है, और प्रतिविखंडन ऊर्जा होती है 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4.54 × 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कुल विमुक्त ऊर्जा जो होगी वह 4.54 × 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो 1 ग्राम परमाणु अथवा 239 ग्राम में प्लूटोनियम परमाणु की संख्या निकालेंगे जो कि Na के बराबर होगी। फिर 1 किलोग्राम में निकालेंगे, 1000 ग्राम में प्लूटोनियम की संख्या कितनी होगी, तो 2.52 × 10⁻24 होगी। प्रतिविखंडन विमुक्त ऊर्जा दिया गया है 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कुल विमुक्त ऊर्जा जो होगी वह 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू परमाणुओं की संख्या 2.52 × 10⁻24, तो यह आ जाएगा आपका 2.54 × 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 17।